हेलो फ्रेंड्स। तो ये फ्री लेक्चर सीरीज में आज हम लोग कुछ अलग हटके कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग देखे हों कि हाल ही में बीपीएससी का 67th बीपीएससी का रिजल्ट आया है। उसमें बहुत लोग वैसे छात्र जो मेधावी छात्र थे वो इस रेस से बाहर हो चुके हैं। पता नहीं ये रिजल्ट कैसा है, नहीं है, तो पारदर्शिता कितनी है, नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो छात्र इस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन और फ्री लेक्चर सीरीज में जो ये आज का विषय जो है उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे हम लोग करने जा रहे हैं। तो फ्री लेक्चर सीरीज में बीपीएससी से डेडिकेटेड कुछ टॉपिक्स जो हैं, जो हॉट टॉपिक हैं, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है। जैसे आप देखेंगे कि कला एवं संस्कृति की अगर बात करें तो वहाँ से हम लोग को 3 क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते आ रहे हैं आज तक। जैसे पटना कलम हो गया, आपका पाल कला हो गया और मौर्य कला हो गया। तो इस तरीके से 3 को अगर आप अच्छी तरह से भली भांति कवर कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाएंगे। उसी तरीके से जब आप देखेंगे कि जनजातीय विद्रोह से जब आप टॉपिक को कवर करते हैं तो वहाँ से आप एक क्वेश्चन अच्छा से कर ले जाएंगे। और 1857 की क्रांति अगर हम लोग यहाँ से कर लेते हैं तो इसे आप अच्छा से कर ले जाएंगे, आप क्वेश्चन को अच्छा से डील कर लेंगे। उसी तरीके से देखेंगे कि अब गांधी, टैगोर और नेहरू जो सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है तो उसको हम लोग कवर करते हैं तो वहाँ से एक न एक क्वेश्चन हमेशा कहीं न कहीं से घुमा फिरा के वो दे ही देता है। तो वहाँ से अगर कर लें तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो पेपर 1 में जो ये आपका हिस्ट्री का जो सेगमेंट होता है उसको अच्छा तरीके से हम लोग कवर कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी फ्री लेक्चर सीरीज में बीपीएससी से रिलेटेड ही आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग पटना कलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पटना कलम क्या है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पटना कलम, एक कलम का मतलब क्या होता है, स्टाइल होता है। ठीक है, स्टाइल यानी कि पटना कलम का मतलब है कि एक ऐसी कलाकृति जो पटना में फली फूली, यानी बिहार में फली फूली। बिहार में जैसा आप देखेंगे जादू पटिया है, मिथिला कला है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो बहुत सारी कलाएं हैं। पाल कला यहीं से, मौर्य कला यहीं डेवलप हुआ। लेकिन जब ये पटना कला की बात करते हैं तो पटना कलम पर्टिकुलरली जो देखेंगे तो आप लोग पटना से ही ये स्टार्ट होता है। इसके पीछे बहुत मतलब एक इतिहास की तरह है। ये पटना कलम का विकास कैसे होता है हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पटना कलम का इतिहास कैसे स्टार्ट हुआ था ये हम लोग को देखना है सबसे पहले। तो देखिए पटना कलम, हाँ, तो कलम का मतलब बताया क्या, कलम का मतलब होता है स्टाइल। ठीक है ना। तो पटना कलम, देखिए पटना कलम का जो स्टार्टिंग जो है वो आप देखेंगे कि मुगल कला से रिलेटेड है। मतलब इसका जो शुरुआत होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का शुरुआत होता है। तो पटना कलम का शुरुआत कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग ये फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मुगल कला की बात करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो जैसे मुगल कला की बात करते हैं हम लोग तो देखेंगे कि आप बाबर जब आता है, जब बाबर का शासन स्टार्ट होता है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, तो कला में वो ज्यादा विशेष योगदान नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके जो कार्यकाल था वो महज 4 से 5 सालों के बीच में उसका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद हुमायूं आया। तो हुमायूं जब आता है अपना राजगद्दी पे बैठता है तो उसकी अक्सर मतलब कि अधिकांश समय युद्ध में बीतते चले गए। उसके बाद में आप चौसा का युद्ध जानते होंगे, आप कनौज का युद्ध जानते होंगे। आप उसमें शेरशाह सूरी से हार के बाद हुमायूं निर्वासित होकर ये चला जाता है। तो ये फारस तरफ चला जाता है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद जब वो वापस आता है फिर से दिल्ली के राजगद्दी पे विराजमान होता है, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है।
तो कला में कुछ कर नहीं पाता है। उसके साथ दो चित्रकार आए थे, ठीक है, तो कुछ ज्यादा कलाकृति में कुछ कर नहीं पाया। उसी तरीके से जब उसके बाद अकबर आता है तो अकबर चित्रकला पे कुछ न कुछ विशेष ध्यान देता है और विवेक विभाग का भी वो गठन करता है, ठीक है, लेकिन विशेष जो स्थापत्य पे ही रहता है, स्थापत्य पे रहता है। उसके बाद शाहजहां जब आप अकबर के बाद आता है जहांगीर। तो जहांगीर जो आता है ना, वो चित्रकला को बहुत ही बड़े स्तर पे लेके जाता है, बड़े स्तर पे लेके जाता है और एक से एक तरह तरह के चित्रकला पे वो विशेष ध्यान देता है। वो खुद भी एक बड़ा चित्रकार था। उसके बाद जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां राजगद्दी बैठता है और आप जैसे भी जानते हैं कि शाहजहां का जो राज्यकाल था वो स्थापत्य कला के विकास के लिए बहुत ही बेहद रूप में जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे आज 8-7 अजूबों में से एक हमारा ताजमहल है, आप देखेंगे कि लाल किला है, तो इस तरीके से हुआ। लेकिन जब शाहजहां को हटाकर औरंगजेब जब गद्दी पे बैठता है तो औरंगजेब जो था ना, वो अपने पिता की गलतियों को सुधारना चाहता है। उसका ये मानना था कि जो राज्य का जो धन है उससे हम इस स्थापत्य में चित्रकला पे क्यों लगाएं, ठीक है। तो उसका चित्रकला और स्थापत्य कला की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है और उसके बाद क्या होता है कि वो लगातार वो युद्ध में व्यस्त रहता है और जब युद्ध में व्यस्त होता है तो चित्रकला या कलाकृति पे उसका ध्यान जाता ही नहीं है, ठीक है, यानी बहुत मिनिमम स्तर पे वो लेके चलता है कलाकृति को, ठीक है। अब क्या होता है कि कलाकृति जब ऐसा हो जाता है तो वहां के जो कलाकार थे वो जाएंगे कहाँ, ठीक ना। तो जब कलाकार जो थे वो जाएंगे कहाँ, तो अब क्या होता है कि वहां से वो डाइवर्ट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ से दो कला, यहाँ से मुगल कला से, यानी कि आप देखेंगे हम लोग इसको मुगल कला तो देखिए, अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्षेत्र है दिल्ली, अब यहां से दिल्ली से अब क्या होता है कि जो भी चित्रकार थे वो अब वहां पे उन लोगों का गुजर बसर नहीं हो रहा था और राजकीय संरक्षण भी छीन चुका था, औरंगजेब कट्टर था और उसका कलाकृति पे ध्यान था ही नहीं। तो अब जब देखेंगे हम लोग क्या होता है कि यहां से पहला शाखा निकलता है, पहला शाखा और दूसरी शाखा। अगर थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर होगा तो आप लोग यहां से देखेंगे, ठीक ना, तो उतना कंसीडर करने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो जो पहली शाखा जो यहां से निकली वो चले कहा, तो ये आपका किशनगढ़, पहाड़ी, ठीक है ना, पहाड़ी। आप देखेंगे बसोली, कांगड़ा आपका गढ़वाल, कश्मीर, यानी कि जो ये जो हिमालय जो है ना, तो हिमालय के तराई में ये इधर यानी कि उत्तर की तरफ एक शाखा चलती है और जब उत्तर की तरफ एक शाखा चलती है तो वहां पे देखेंगे पहाड़ी शैली, बसोली शैली और अब कांगड़ा, गढ़वाल, कश्मीरी शैली, चंबा, कुल्लू, मंडी, इस सारी शैलियां वहां पे पहले से ही विराजमान थी। तो अब ये बताइए, और दूसरी बात जब आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो राजपूतों का गढ़ था, तो इधर में राजपूत शैली भी बहुत ज्यादा आपका बढ़ चढ़ के अपना चरम स्थिति पे था, ठीक ना। तो जब देखेंगे कि आप खुद से समझने की कोशिश की, जो एक शैली पहले से विद्यमान थी, क्या दूसरे लोग जाकर वहां पे क्या अपना शैली जमा पाएंगे, तो उन लोग को जमाने में बड़ा मुश्किल हुआ, ठीक है ना। तो ये जो पहली शाखा जो थी ना वो फेल हो गई। यहाँ की जब देखेंगे कि पहली शाखा जो थी, जो कि आपका पहाड़ी शैली, बसोली शैली, कांगड़ा शैली, कुल्लू शैली, कश्मीरी शैली, ये सब के वजह से फेल हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसी समय क्या होता है कि यहां से जब मुगल जो चित्रकार थे उसकी दूसरी शाखा चलती है, अब ये राजस्थान पहुंचती है, ठीक है ना। तो राजस्थान का उस समय
उस समय का उदयपुर जो था, उदयपुर में कुछ संरक्षण उन लोग को मिलता है, लेकिन वहां भी उन लोग का जो जिस तरीका से व्यापार होना चाहिए और जिस तरीका से उन लोग का रोजी रोटी चलना चाहिए उस तरीका से उदयपुर में भी अच्छा से नहीं हो पाता है। इसके बाद इसी शाखा से अब कहां पहुंच जाते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश पहुंचती है। एक इसी शाखा का जो एक सब शाखा हुआ यानी कि जो उप शाखा हुआ वो उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जब आप देखेंगे कि यहां से दो केंद्र बनते हैं, एक होता है फैजाबाद, और दूसरा होता है वाराणसी। ठीक है, यानी पहला फैजाबाद और दूसरा वाराणसी। तो दूसरी शाखा की एक उप शाखा, एक शाखा पहुंची राजस्थान और दूसरी शाखा पहुंचती है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश अब ये यहाँ पे जाके वहां पे अपना पटना एक अलग शैली का विकास करते हैं और उसी तरीके से रोजी रोटी चलती है। लेकिन इसी से एक शाखा आपका निकल के कहा जाती है, तो उस समय जब आप देखेंगे कि औरंगजेब का जब अंतिम चरण था और उसी समय क्या हो रहा था कि अलग अलग रियासतें जो थी ना, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, आपका आप देखेंगे आप बंगाल, तो इस तरीके से अलग अलग रियासतें जो थी ना वो बढ़ रही थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब ये बढ़ रही थी तो उसी समय एक सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि बंगाल के नवाब हुआ करते थे। ठीक है, तो बंगाल के नवाब हुआ करते थे और बंगाल के राजधानी जब आप देखेंगे कि बंगाल की राजधानी, जब बंगाल में क्या होता है कि आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला वहां का एक शासक हुआ करता था, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला अब क्या होता है, मतलब देखिए यहां तक समझे कि पहली शाखा दूसरी शाखा, पहली का असर चल जाती है पहाड़ी शैली की तरफ चली जाती है उधर, तो वहां पे वो विकास नहीं कर पाती है। दूसरी शाखा जो होती है एक पहुंचती है राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और वाराणसी, और उसी का पहुंच जाता है बंगाल। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से देखते हैं कि बंगाल पहुंच के पटना कलम कैसे शुरुआत होता है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे यहां पे कि प्लासी का वार होता है, प्लासी का युद्ध, वार ऑफ प्लासी जब होता है आप देखेंगे कब होता है, 1757 में। ठीक है, और जब प्लासी का युद्ध में क्या होता है कि आप जो देखेंगे कि जो सिराजुद्दौला जो था वो अंग्रेजों से हार जाता है और वो मारा जाता है। और जब अंग्रेजों से मारा जाता है तो उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि अपना कठपुतली जो नवाब था, जिसको आप लोग मीर जाफर के नाम से जानते होंगे, ठीक है, तो जब आप लोग देखे होंगे कि मीर जाफर नवाब बनता है 1757 के जब प्लासी युद्ध के बाद होता है, और उस समय का राजधानी रहता है मुर्शिदाबाद। उस समय का राजधानी होता है आपका मुर्शिदाबाद। तो अब क्या होता है कि मुर्शिदाबाद, और यही जब जो आपका चित्रकार जो थे वो मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं, और मुर्शिदाबाद जब पहुंचते हैं तो मीर जाफर जो था ना वो कला प्रेमी था, और मीर जाफर कला प्रेमी होने की वजह से उन लोगों को मुर्शिदाबाद में जगह दे दिया जाता है। ठीक है, और एक मुर्शिदाबाद में गंगा के किनारे बालूचक, क्या नाम है, बालूचक नामक स्थान पे उन चित्रकारों को बढ़ावा दिया जाता है, यानी बसा दिया जाता है वहीं पे। ठीक है, तो वहां पे बसाया जाता है। उस समय का एक फेमस जो बोला जाता है कि चित्रकार जो हुआ करते थे वो मनोहर जी हुआ करते थे। तो इससे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे इस तरीका से पहले आप बताइए कि
पटना कलम की शुरुआत कहाँ से होता है, तो उसका पृष्ठभूमि को पहले बताइए कि हाँ, मुगल कला मुगल राजगद्दी पे जब औरंगजेब के बैठने के बाद वहां का जो कलाकृति और चित्रकारों का जो शरण जो था वो समाप्त होता है, और वहां से चित्रकार अपनी रोजी रोटी की खोज में और अपना अपना बिजनेस को, अपना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो दिल्ली से विभिन्न क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि पहली शाखा पहुंचती है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे कि किशनगढ़ी, आपका देखेंगे कि कश्मीरी शैली, पहाड़ी शैली, बसोली शैली, कुल्लू शैली, ठीक है, मंडी शैली, ठीक है, चंबा शैली, तो पहुंचते हैं। बट वहां पे पहले से विद्यमान शैलियों के आगे ये शैली नहीं फल फूल पाती है। वहीं दूसरी शाखा जब चलती है तो राजस्थान के उदयपुर, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, वाराणसी पहुंचते हुए और वो ये पहुंच जाती है, बंगाल पहुंचती है। जिस समय बंगाल का जो नवाब मीर जाफर था वो कला प्रेमी हुआ करता था, और कला प्रेमी होने की वजह से उन्होंने चित्रकारों को मुर्शिदाबाद में बालूचक, गंगा के किनारे बालूचक नामक स्थान पे बसाया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो उसी में से एक जो प्रसिद्ध जो चित्रकार थे उनका नाम था मनोहर जी। ठीक है, मनोहर जी ये बहुत ही बड़े चित्रकार थे। इनकी चित्रकारी, अब उस समय क्या होता है कि जब प्लासी का युद्ध खत्म होता है तो वहां पे नवाब को, मतलब कि अंग्रेजों को, नवाब तो मीर जाफर बन जाता है लेकिन अंग्रेजों को वहां पे दीवानी अधिकार पूरा तरीका से मिलता है। वो लोग बैकयार्ड से अच्छा तरीका से व्यापार करते हैं, और जब व्यापार करने की वजह से क्या होता है, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे व्यापारी लोग मिलेंगे, अधिकारी लोग मिलेंगे, वहीं पे बड़े बड़े धनी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कलकत्ता उस समय का क्या था, तो राजधानी था, बड़ा शहर के रूप में जाना जाता था, व्यापारिक केंद्र था, हुगली था वहां पे। तो इस तरीका से वहां पे क्या होता है कि चित्रकारों के एक तरफ तो उन लोगों को लैंग्वेज सीखने के लिए मौका मिलता है, और लैंग्वेज का प्रभाव आप खुद जानते हैं कि जब आप लैंग्वेज पे पकड़ बनाते हैं तो अपनी प्रभावकारिता कितना ज्यादा बढ़ा पाते हैं। ठीक है ना? तो पहली बार की लैंग्वेज उन लोगों को लैंग्वेज का अच्छा समझ हुआ, अंग्रेजी सीखे, डच सीखे, पुर्तगाली सीखे, तो इस तरीका से हर तरीका से लैंग्वेज उन्होंने सीखा। दूसरी तरफ कि व्यापारिक केंद्र होने की वजह से, धनी लोग होने की वजह से उन लोगों का चित्र जो था ना वो बड़े स्तर पे बिकना शुरू हुआ। तो बड़े स्तर पे बिकना जब शुरू हो जाता है तो एक तरीका से मुर्शिदाबाद में एक चित्रकला का प्रभाव होता है। तो अब हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि ना, तो पटना कलम का जो पृष्ठभूमि था वास्तविक रूप से मुर्शिदाबाद से ही स्टार्ट होता है, यानी वास्तविक में 1760 में पटना कलम का स्थापना मुर्शिदाबाद से ही हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद यही जब सिलसिला चलता है तो जब आप देखेंगे कि उसी समय फिर से मीर जाफर को हटा दिया जाता है, मीर कासिम को बनाया जाता है, फिर बक्सर का युवार होता है और फिर मीर जाफर को बैठाया जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, या उसे मीर जाफर अपना गद्दी छोड़ के और उसके जगह पे मीरन को बैठा दिया जाता है। मीरन जो मीर जाफर का पुत्र था, तो मीर जाफर का जो पुत्र था वो राजगद्दी पे बैठता है, जो कि कला में उसका रुचि नहीं हुआ करता था। ठीक ना? तो जब रुचि नहीं हुआ करता था तो एक बार पुनः जो चित्रकार थे उन लोग फिर से वो घर बेघर होना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे मीरन लोगों को शरण ही नहीं दिया। अब शरण नहीं दिया, जब राजकीय शरण नहीं रहेगा तो चित्रकार कितना कर पाएंगे? तो उन लोगों के साथ मनमानी किया गया, किसी तरीके से चित्र नहीं बना, उन लोग का रोजी रोटी पे आफत आने लगा। ठीक है, तो इसी आफत की वजह से वो अब वहां से वो लोग फिर से मूव करते हैं। तो फिर से जब मूव करते हैं तो अब जाए कहां? आखिर हर जगह तो ईस्ट इंडिया कंपनी छा रही थी ना। तो उसी तरीका से क्या होता है कि वहीं से वो लोग फिर पटना की तरफ मतलब कि मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का राजनीतिक जो समीकरण था ना वो चेंज हो रहा था। ठीक है ना? तो पुनः विस्थापन होने के बाद यहां से ये लोग हटकर आ जाते हैं पटना। पटना आते हैं, तो पटना आने के बाद जब देखेंगे ना कि पटना उस समय का एक महत्वपूर्ण जो था ना, एक
महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और जब व्यापारिक केंद्र हुआ करता था तो वहां पे तरह तरह के आप व्यापारी लोग आएंगे। जैसे आपको याद होगा जब आप बिहार का जब प्रीलिम पढ़े होंगे या बिहार का जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे आपको यही देखने को मिलेगा कि बिहार शक्कर में, सोरा में, नील में, अफीम में, ठीक है। तो इस तरीके से सूती वस्त्र में इस समय ना बहुत फला फूला हुआ था, ठीक है ना। और फला फूला हुआ था और साथ ही साथ पटना गंगा नदी के किनारे होने की वजह से एक बंदरगाह के रूप में काम करता था। और जब बंदरगाह के रूप में काम करता था तो यहाँ का व्यापार चीन तक, आपका डेनिश, आपका फ्रेंच, आपका पुर्तगीज, तो सब जगह फैला हुआ था। और व्यापारिक केंद्र होने की वजह से यहाँ पे हर जगह के व्यापारी लोग आया करते थे। चीनी लोग भी आया करते थे, पुर्तगीज आया करते थे, डेनिश आया करते थे, फ्रेंच आया करते थे और अंग्रेज तो ऑलरेडी थे ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ के चित्रकारों को ना जो मुर्शिदाबाद से पलायन होते थे तो पटना उन लोगों के लिए एक सफिशिएंट जगह लगा कि नहीं, पटना में अगर हम लोग बसते हैं तो पटना में अच्छा से व्यापार हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से व्यापार अब स्टार्ट हो जाता है और वहां का जो चित्रकारी था वो फलने फूलने लगता है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आप पटना में रहते होंगे या पटना को जब जानते होंगे तो वहां पे आप देखेंगे पटना सिटी है। तो पटना सिटी के आप देखेंगे, पटना सिटी के मच्छरहट्टा, लोधी कटरा, ठीक है, मच्छरहट्टा, लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला आप देखेंगे, ठीक है। यानी कि मच्छरहट्टा, लोधी कटरा, दीवान मोहल्ला, यहां पे ये लोग क्या होते हैं कि एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो चित्रकार जो थे वो एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसी समय आप देखेंगे कि एक तरफ व्यापार तो फली फूली थी, व्यापार फल फूल रहा था, इसीलिए वहां पे तरह तरह के व्यापारी मिल रहे थे। अब जब सामने देखेंगे तो वहीं पे एक दानापुर आपका सैनिक छावनी था, ठीक है। तो पहला एंड दूसरा, ठीक है। तो दानापुर सैनिक छावनी था और जब सैनिक छावनी था तो वहां पे ऑफिसर्स लोग हुआ करते थे और जो ऑफिसर्स लोग हुआ करते थे वो कला प्रेमी थे और जब कला प्रेमी होंगे तो वहां पे तरह तरह के चित्र बनवाते थे और कुछ जो चित्र होता था उसे वो लोग खरीद लिया करते थे। इस तरीका से वहां का जो पटना कलम का शुरुआत यहां से होता है, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे कि आप पटना में उस समय का देखेंगे बेतिया हो गया, ठीक है, दरभंगा महाराज, दरभंगा हो गया, आरा हो गया और आपका दरभंगा, बेतिया, अब यहां पे क्या हुआ करते थे पहले याद कीजिए, यहां पे जमींदार हुआ करते थे, ठीक है, राजा हुआ करते थे। तो जब जहां जमींदार होंगे, जहां राजा होंगे तो वहां पे डेफिनेटली चित्रकारी कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है, चित्रकारी होगी। तो इन लोगों को जो लोग थे, जो चित्रकार जो थे, उनको दरबारी संरक्षण मिला फिर से, ठीक है, पुनः दरबारी संरक्षण मिलता है, ठीक है। तो पुनः दरबारी संरक्षण मिलता है तो फिर से अभी कला का विकास होता है। आप इस तरीका से जब देखेंगे कि पटना, ठीक है, यानी पटना, दानापुर और बेतिया, दानापुर, आरा, यानी कि एक क्लस्टर बन जाता है, एक जोन बन जाता है। अब यही जोन का जब फलता फूलता है तब इसी को हम लोग पटना कलम बोलते हैं,
पटना कलम बोलते हैं, ठीक ना। तो देख रहे हैं किस तरीका से ये चलते आ रहा। तो पटना कलम का पृष्ठभूमि कैसे बनता है ये देखेंगे। उसी समय देखेंगे आप कि काशी नरेश, तो काशी नरेश राजा ईश्वरी, काशी नरेश जो थे ना, काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद, काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद जो थे, उन्होंने पटना कलम को बहुत ही सराहा, पटना कलम को सराहा और अच्छा संरक्षण दिया, ठीक है ना। तो उसी समय जब आप देखेंगे कि उसी समय देखिए आप, जब ईश्वरी प्रसाद के समय में ही दलूलाल, हुलासलाल, ठीक है ना, दलूलाल, हुलासलाल, ऐसे ऐसे महान चित्रकार पटना कलम में उभर कर सामने आते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि पटना कलम का जो पृष्ठभूमि था वो इस तरीके से तैयार होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और आप लोगों को देखने को मिलेगा ना कि पटना कलम जो था वो बहुत ही एक रोचक तथ्य के साथ मतलब सामने आता है लोगों के पास। ऐसा क्यों आता है ना कि देखिए, जो चित्रकार जो थे वो मुगल कला से परिचित थे। क्यों? क्योंकि मुगल कला जितना, बाबर से लेके आप देखेंगे कि औरंगजेब तक, इतना लंबा समय तक वहां का जो चित्रकार थे वो मुगल कला को समझ चुके थे, मुगल कला के लिए अच्छा तरीके से चित्रकारी करते थे। तो ये गुण उन लोग में, मतलब कि कहा जाता है ना कि जन्म से लेकर आना, वो जन्म से लेकर ये लोग आए हुए थे, पहली बात। दूसरी बात हो जाती है कि जब ये अंग्रेज के साथ रहते हैं और ये एक लंबे समय तक अंग्रेजों के साथ में रहते हैं, यानी विदेशियों के साथ में रहते हैं, तो इन लोगों के पास अंग्रेजी शैली, डच शैली, आपका पुर्तगीज शैली, चीनी शैली, यानी हर एक चीज का ना एक वेस्टर्न शैली इन लोगों को मिल जाता है। तो वेस्टर्न शैली, मुगल शैली मिक्स होता है। साथ साथ अब जब देखेंगे पटना कलम का जो शैली था ना, वो स्थानीय शैली, यानी कि स्थानीय शैली पे विशेष बल दिया जाता है। तो जब विशेष बल दिया जाता है, स्थानीय शैली पे विशेष बल दिया जाता है, तो स्थानीय शैली, वेस्टर्न शैली और मुगल शैली, ये तीनों मिलके जब किसी भी चित्र में इन सारी शैलियों का मिक्सर अगर किया जाता है, या यहां से कुछ, वहां से कुछ, वहां से कुछ, तो और लिया जाता है, तब ये बहुत अच्छा से निखर कर सामने आता है। तो जब आप लोग लिखेंगे तो वहां पे ये मेंशन जरूर करेंगे, मतलब करने की कोशिश कीजिएगा कि जो पटना शैली जो है वो मुगल शैली, वेस्टर्न शैली, अंग्रेजी शैली आप लिख सकते हैं, और लोकल शैली, तीनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें। साथ साथ आप देखेंगे कि जो पटना कलम जो था, पर्शियन शैली उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देखेंगे पटना कलम का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो पटना कलम का विकास हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि पटना कलम की विशेषता के बारे में कुछ देख बात कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हमेशा पूछते रहा है, पटना कलम की विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। तो देखिए, इसका में जो है ना पटना कलम का जो पृष्ठभूमि, तो हम लोग देख लिए। अब इसका विशेषता की अगर बात करें हम लोग, बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप बस समझ लें। जो ये लेक्चर चल रहा है, इसमें आप कोशिश अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें कि किस तरीका से पटना कलम का विकास होता है, उसका विशेषता क्या है, कैसे क्या क्या इसमें है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि जब देखेंगे आप कि विशेषता में चित्र का पृष्ठभूमि, अभी हम लोग उसका पटना कलम के विकास का पृष्ठभूमि देखे, अब हम लोग चित्र का पृष्ठभूमि देखेंगे कि कहां से कैसे होता है। देखिए, तो जब पृष्ठभूमि जब इसका देखेंगे ना, तो पृष्ठभूमि का अभाव मिलेगा आपको, पृष्ठभूमि का अभाव मिलेगा। पृष्ठभूमि का अभाव क्या है ये समझने की कोशिश करें कि जब आप
मुगल चित्रकारी देखते हैं ना, तो उसमें कलाकृतियां बहुत सारी की होती थी, ठीक ना, पूरा कलाकृतियां की होती थी, आप उस पे चित्रकारी किया जाता था, यानी कि उसमें हीरे जवाहरात या सोने की जो तलकियां होती थी, चांदी, इस तरीका से एक बहुत अच्छा से मिनिएचर बनाया जाता था और उस पे उकेरा जाता था। लेकिन जब आप पटना कलम देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पृष्ठभूमि में कुछ नहीं है, यहीं पे किसान बनाया हुआ, किसान हल चलाता हुआ किसान है, तो यहाँ का जो पृष्ठभूमि होता है ना, वो नहीं होता था, नहीं होता था, ठीक है ना। यानी कि पहला इसका विशेषता क्या था कि सादा हुआ करता था, ये सादा रहता था, ठीक है, सादा। दूसरी बात, अब आगे का जो था, जब दूसरी विशेषता हम लोग देखेंगे कि ये था विषय प्रधान हुआ करता था, विषय प्रधान, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्स्ट होगा आपका सादा होता था, यानी उसका पृष्ठभूमि सादा। दूसरा उसका विषय प्रधान होता था, यानी किसी भी विषय को ना इसमें प्रधानता दी जाती थी। जैसे किसान के बारे में ही अगर लिखना है, कि किसान के बारे में ही चित्र बनाना, चित्रकारी करना है, तो उसमें किसान क्या हल जोतता हुआ, दो बैल है उसके, क्या बोलते हैं, हल बैल और किसान है, तो इस तरीके से विषय प्रधान होता था। यानी कि किसान का हल बैल के साथ में क्या, तो कृषि कार्य देखते हुए, यानी कृषि की प्रधानता होती थी, तो इस तरीके से विषय का प्रधानता दिया जाता था यहाँ पे, ठीक है ना। आगे था कि इसको बाजार शैली भी बोला जाता था, बाजार शैली या फिरका शैली, इसे बाजार शैली या फिरका शैली बोला जाता था। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे इसमें मेला लगाया जाता था, मेले का चित्र हुआ करता था, आपका बाजार हुआ था, तो उसमें आप नाई जो है वो लोगों का दाढ़ी बना रहा होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपका ढोलकिया का चित्र होता था, यानी कि शादी ब्याह हो रहा है तो उसका चित्र उकेर दिया जाता था। तो इस तरीके से क्या होता था कि जो बाजार में जैसे मेला लगा, ठीक है, मेला लगा, मछली बेचता हुआ आदमी को दिखाया गया है, तो मछली कहाँ बेचा जाएगा, एक छोटा सा बाजार हो, बाजार में ही तो कहीं बेचा जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या होता था कि इसको फिरका और बाजार शैली भी जानते थे। अब इसको आम जो बोला जाता था कि आम जन जीवन पे आधारित था, आम जन जीवन पे आधारित है। आम जन जीवन यानी कि इसमें ढोलकिया का दिखाया गया है, तो बारात जाता हुआ आदमी को दिखाया गया है, धोती में साड़ी में दिखाया गया है, मछली बेचती हुई औरत को दिखा दिया गया है, भौंकली चलाता हुआ आपका लोहार को बना दिया गया है, मतलब कि देखे होंगे ना कि भट्टी होता था उसमें भौंकली चलाया जाता था, उसी तरीके से पतंग बताने वाला तिलंगी बनाता हुआ दिखा दिया गया है। तो इस तरीके से ना वो आम जन जीवन पे आधारित था, जन विषय था। अब उसी में देखेंगे आप कि परिधान, ठीक है, परिधान पहना हुआ किसी आदमी को दिखाया, जैसे कि लुंगी पहना हुआ, गंजी पहना हुआ, नंगा है, यानी कि उसका बदन पे कपड़ा कम है, तो इस तरीका से बच्चों का खेल दिखाया जाता, नाव दिखा दिया जाता था, ठीक है ना। उसी तरीका से वहां का रहन सहन, तीज त्योहार, पशु पक्षियों का अंदाज, जब आप देखेंगे पटना कलम में, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, पटना कलम में देखेंगे कि पक्षी को इतना अच्छा से उकेरा गया है, इतना अच्छा से बनाया गया है, ठीक ना। तो इस तरीका से होता है कि पटना कलम का जो विशेषता था वो इस तरीका से इतना आया। अब हम लोग देखते हैं कि पटना कलम का जो पटना कलम बनाया जाता था उसमें क्या चीज का उपयोग किया जाता था, उपयोग आखिर होता है ना। पटना कलम में मुख्य रूप से किस किस चीज का उपयोग किया जाता था, तो देखेंगे आप कि अभ्रक हुआ करता था, अभ्रक,
हाथी दांत, अभ्रक हो गया, हाथी दांत हो गया, कागज हो गया, कागज हो गया, सिल्क हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, तात हो गया, यानी तात, तात, कपड़ा, कपड़ा। तो इस तरीका से उसका यूज होता था, क्या क्या उसमें यूज किया जाता था। तो इस तरीका से आपका अभ्रक बना दिया जाता था, हाथी दांत बनाया जाता था, यानी जो हाथी दांत होता था उस समय ब्रूच बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? गोला आकार का ब्रूच बनाया जाता। ब्रूच क्या होता था कि जब आप पहले अंग्रेज पहनते थे तो कोट जब पहनते थे वो लोग, तो जब देखेंगे आपको एक हम लोग जब बटन यूज करते हैं तो बटन की तरह वो लोग ब्रूच यूज किया जाता था, किया करते थे वो लोग, ठीक है ना। तो उस तरीके से हाथी दांत का। अब कागज की बात करें तो कागज, कागज दो तरीका से हुआ था, ठीक है। पहला कि भारत में ही बांस से बनाया जाता था, और दूसरा नेपाल से यूज किया, नेपाल से आयात किया जाता था, नेपाल से आयात किया जाता था, ठीक ना। आइए देखें, और मैक्सिमम यहाँ पे इसका यूज किया जाता है, यानी नेपाल से आयातित जो कागज होते थे, कागज पे ही ज्यादा से ज्यादा कलाकारियां की जाती थी, ठीक ना। तो इस तरीका से, उसी तरीका से आप देखेंगे कि मैदा, मैदा तो जानते होंगे ना आप लोग। हाँ, तो मैदा का तुतिया बनाया, जैसे मैदा को लगातार ऐसे करके तुतिया पे इसको बना दिया जाता था, लेप कर दिया जाता था, ठीक है ना। उसके ऊपर अब क्या हो, अकीक नाम के पत्थर हुआ करता था, अकीक, अकीक पत्थर हुआ करता था, ठीक है ना। अकीक पत्थर से इसको रब किया जाता था, रगड़ा जाता था, और रगड़ कर इसको चिकना बना दिया जाता था। और जब चिकना बना दिया जाता था, और ये जब चिकना बन जाता था तो इसी पे चित्रकारियां की जाती थी, ठीक है ना, इस पे की जाती थी, ठीक है। अभ्रक की बात करें हम लोग, तो अभ्रक की बात करते हैं, तो अभ्रक जो हुआ कर, अभ्रक को समुद्री झाग, जब आप समुद्री झाग, जो समुद्री झाग हुआ करता था उसको अभ्रक के साथ मिलाकर और उसको चिकना बनाया जाता था और उसको चमकीला बनाया जाता था, ठीक है ना, चमकीला बनाया जाता था। और इसी अभ्रक का यूज तजिया बनाने के लिए किया जाता था। तजिया, तजिया तो जान ही रहे होंगे, तजिया जो हमारे मुस्लिम भाई में जो तजिया निकाला जाता है, तो उस तजिया को बनाने के लिए अभ्रक का यूज इस समुद्री झाग के साथ चिकना करके और बनाया जाता था, ठीक है। हाथी दांत को बता ही दिया, ठीक है। ब्रूच, ब्रूच बनाया जाता था, गोला गोला बनाया जाता, कोट में लगाने के लिए बनाया जाता था, ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हाँ, और जो सिल्क जो था, सिल्क का कपड़ा वो चिकना होता था। तो जब जो चिकना से रिलेटेड जो कुछ भी जो चित्रकारियां की जाती थी वो सिल्क के कपड़ों पे किया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें कि ये कुछ चीजों का यूज किया जाता था कि हमें कैसे करना है, ठीक है। और जब इतना सारा हो जाएगा, जब ये सारा, जब जो जिससे पेंट किया जाता है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठभूमि, जब पृष्ठभूमि जिस तरीके से बनाने के लिए ये सब कुछ हो जाता था, तो उस पर चित्रकारियां करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड पे लिखने के लिए क्या चीज, ये मार्कर का यूज हो रहा है ना। तो उसी तरीका से चित्रकारी करने के लिए भी तो किसी चीज का ब्रश का यूज होना चाहिए ना। तो ब्रश किस तरीके से बनाया जाता था कि जब देखेंगे आप, जो ब्रश होता था, जो ब्रश होता था उसमें दो चीज का बनता था। एक गिलहरी का पूंछ, गिलहरी का पूंछ होता है ना, तो गिलहरी का पूंछ का जो बाल होता था वो, और दूसरा घोड़े के कंधे से बाल निकाला जाता था, कंधे का बाल, ठीक है। तो पहला होता था गिलहरी का पूंछ का जो होता था, और दूसरा घोड़े के कंधे का बाल। इन दोनों को गर्म पानी में उबाल लिया जाता था,
ठीक है, गर्म पानी में उबाल कर इसे एकदम सॉफ्ट बना दिया जाता था, यानी कि वो हल्का भी हार्ड ना हो, ताकि चित्रकारी करते समय इधर उधर आया मिसमैच हो सके। ठीक है ना। और जब इसे बना लिया जाता था तो इन दोनों के बाल को या तो कबूतर या चील का जो पंख होता था, तो पंख में जैसे कि कबूतर का एक पंख हुआ, पंख को काट कर उसमें गिलहरी का जो पूंछ होता था उसको डाल के उसके बांध कर और उसको बना दिया जाता था, एक ब्रश के टाइप पे बना दिया जाता था। और इसी तरीके से यूज किया जाता था। इसको तुलिका नाम दिया जाता था, इसको तुलिका बोला जाता था। ये सब आप कीवर्ड जो है ना, ये सब कीवर्ड आप अपना आंसर में यूज करने की कोशिश करेंगे। तो तुलिका उसको बोला जाता है, ब्रश को तुलिका बोला जाता था। तो तुलिका में गिलहरी और घोड़े के कंधे का जो बाल होता था उसको गर्म पानी में उबाल कर और उसे सॉफ्ट बनाया जाता था, और फिर कबूतर या चील के पंख में उसे डालकर एक ब्रश बना लिया जाता था और उसी से एक चित्रकारी किया जाता था। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि पटना कलम का विकास कैसे हुआ, वो किस तरीके से बढ़ते बढ़ते पटना कलम बना तो उसका पृष्ठभूमि क्या था, बनने का पृष्ठभूमि, और उसके बाद की जब चित्रकारी होता था तो चित्रकारी का पृष्ठभूमि क्या था, उसमें क्या क्या यूज किया जाता था, कैसे कैसे यूज किया जाता था। ठीक है ना। तो इन सब चीजों का यूज किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर चित्रकारी करने के लिए रंग का भी तो यूज होता था ना। तो पटना कलम का जो चित्रकारी करने के लिए जो रंग होता था ना, वो भी बड़ा यूनिक हुआ था। वो कैसे बनाते थे, अब हम लोग देखते हैं कि रंग का यूज कैसे होता था। तो हम लोग देखते हैं उसका। आराम से सब पढ़िए, जाके आंसर लिखिए, अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है ना। तो रंग जो होता था ना, वो देखिए खनिज या प्राकृतिक माध्यम से, उसमें आर्टिफिशियल रंग का यूज नहीं किया जाता था। क्या होता था कि आपका प्राकृतिक होता था, और क्या होता था साथ साथ कि आपका प्राकृतिक और खनिज से बनाया जाता था, खनिज। ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है। साथ ही साथ पहला हो गया। दूसरा, फल फूल के रस का यूज किया जाता था। ठीक है। फल फूल के रस का यूज किया जाता था। ठीक है। हरताल पत्थर होता है, हरताल पत्थर। तो ये जो हरताल पत्थर जो है ना, वो हरताल पत्थर से घिस कर उसको पीला रंग बनाया जाता था, हरताल पत्थर को पीसकर पीला रंग बनाया जाता था। ठीक है। उसी तरीके से नीला पत्थर से नीला पत्थर या नील से नीला रंग बना दिया जाता था। ठीक है। इस तरीके से नीला रंग बना दिया गया। उसी तरीके से गेरू मिट्टी से लाल रंग, गेरू मिट्टी, ठीक है, इस तरीके से गेरू मिट्टी से लाल रंग आपका बना दिया जाता था। ठीक है। तो इस तरीके से रंग का यूज किया जाता था। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं आगे कि और क्या क्या इसमें किया जा सकता था, क्या क्या। इतना हुआ। अब काला रंग कैसे बनता था, देखिए काला रंग कैसे बनता था कि देखिए, आप भी गांव देहात से अब जब होंगे तो आपको भी पता होगा कि जो दिया जलता था, जो दिया होता है, जो पहले गांव में ढिवरी बोलते थे। ठीक है। तो ढिवरी बोलते थे। तो अब क्या होता था कि उस काला, जब दिया को जलाकर उसका जो स्मोक निकलता, उसका धुआं निकलता था, तो उस धुआं को जब आप देखेंगे कि पहले गांव में ना एक दीर्घा हुआ करता था, दीर्घा उसको बोलते थे, दीर्घा। ठीक है ना।
ऐसे होता था। अब यहाँ पे दीपक रख दिया जाता था, ठीक है ना। अब दीप का जो लौ जो होता था ना, इसी लौ से काला निकलता था। जैसे कि जब मिट्टी तेल से जब दिया जलता था तो वो काला निकल के आपका यहाँ देखेंगे, आपका ऐसे ऐसे चिपक जाता था, चिपक जाता था। अब ये जब चिपक जाता था तो इसी को यहाँ से निकाल कर उसको लिक्विड में मिलाकर और उससे काला रंग बना दिया जाता था। तो काला रंग कैसे बना? तो दिया से वो लोग काला रंग बना लेते थे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हड़ताली पर से पीला रंग। अगर देखें तो चटक पीला रंग कैसे बनाया जाता? चटक पीला कैसे बनाया जाता था? देखिए चटक पीला रंग कैसे बनाया जाता है, जो गाय होती है ना, गाय, तो जब आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले या पहले जमाना में होता था, जब शराब लोग नहीं पीना चाहते थे लेकिन फिर भी नशा है, तो गाय को बहुत ज्यादा मात्रा में आप महुआ खिलाते थे और उसका दूध में तो कुछ नशा आता था, ठीक है ना। तो उसी तरीका से उस समय क्या किया जाता, गाय को ना पीला रंग पिला दिया जाता था। यानी जो बूंदी वगैरह में जो रंग डालते हैं, कच्चा रंग जो बोला जाता, तो वो रंग पिलाया जाता था। और जो रंग पिलाया जाता था तो उसी रंग उससे क्या होता, शाम को पिलाने के बाद, और जब गाय जब पेशाब करती थी, जब उसे अपना मूत्र त्याग करती थी, गौमूत्र जो हुआ उसे छान लिया जाता था। और उसी से जब जो गौमूत्र का जो छान कर और जो नीचे गाद बैठ जाता था, जो नीचे सिल्ट बैठता था, उसी सिल्ट को छान के पानी को बाहर निकाल के और उससे चटक पीला रंग का आविष्कार किया जाता था। यानी उस समय चटक पीला रंग उस तरीका से बनाया जाता था, ठीक है ना। अब देखेंगे आप एक वर्ड सुने होंगे, सबक। तो यह सबक बनता था मध प्लस सोना, यानी कि मधु प्लस सोना। अब ये कोई लड़की का नाम नहीं है मधु प्लस सोना, ये नहीं समझना। ये मधु यानी मध जो हनी होता था, और सोना का चूर्ण यानी सोना का बुरादा, जब इन दोनों को मिक्स करके और उसी से सबक बनता था, ठीक है ना। और उसी से तांत बना के उस तरीका से कलाकारी किया जाता था। तो इस तरीका से होता था, ठीक है। उसी तरीके से चांदी भी मधु में मिलाकर उसी तरीके से सबक बनाया जाता था, वो चांदी का बनता था, ठीक है। इस तरीका से रंगों का चयन लोग इस तरीका से करते थे, यानी कि पूरी तरीके से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इन रंगों का प्रयोग भाई आखिर कैसे होता था। आखिर होता है ना कि मान के चलिए जो आर्टिफिशियल जो कलर होता है वो कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों की जब इतना कुछ करना, इतना प्रोसेस से जब गुजरना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पीरियड होना चाहिए ना। तो पर्टिकुलर पीरियड आखिर कब है? तो देखिए जो प्राकृतिक जो ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रंग हुआ, ये रंग बरसात के दिनों में तैयार किया जाता था। कब किया जाता था? बरसात के दिनों में रंग को तैयार किया जाता था, और बरसात के दिन में जब रंग तैयार हो जाता था तो उसे रख दिया जाता था। उससे पहले जब चित्रकारी करना होता था तो लोग पहले चित्र बनाया करते थे, ठीक है। तो पहले क्या कर लिए वो लोग, आपका चित्र बना लिए, और जब चित्र बनाने के बाद क्या होता था, एक चित्र बनाने का काम गर्मी के समय में हुआ करता था। अब गर्मी के समय में चित्र बनाकर उसमें बकरी का दूध का स्प्रे करके उसको सुखा लिया जाता था, ठीक है। इससे क्या होता था कि कलर जल्दी छोड़ता नहीं था। तो चित्र जो होता था वो कब बनता था? गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में चित्र बनता था, बरसात के मौसम में आपका रंग तैयार किया जाता था, ठीक है। तो गर्मी में चित्र तैयार हुआ। गर्मी में कैसे चित्र तैयार हुआ? तो चित्र बना दिया गया, उस पे बकरी का दूध, ठीक है, बकरी का दूध स्प्रे किया जाता था, ठीक है।
यानी बकरी का दूध जो होता था उस पर स्प्रे किया जाता था, और बकरी का दूध स्प्रे करके इसके बाद उसे सुखा लिया जाता था। सुखाने के बाद बरसात में रंग बना लिया जाता था। इसे चित्र को सुखाकर रख ली ताकि उसमें नमी ना आए, और जब नमी नहीं आएगा तो उसे रख दिया जाएगा। और बरसात में लोग क्या करेंगे कि गर्मी में चित्र बना लिए, बरसात में रंग बना लिए। अब ये दोनों तैयार करके अब क्या हुआ कि बरसात गर्मी जब हो ही गया तो जाड़ा क्यों बचेगा भाई, यानी कि ठंडा का मौसम क्यों बचेगा। तो ठंडा के मौसम में इस चित्र में ये जो रंग है ना वो चित्र को भर दिया, यानी कि ठंडा में ले जाके उस चित्र में भर दिया जाता था। और इस तरीका से अपना पटना कलम में चित्रकारी किया जाता था, यानी चित्र इस तरीका से बनाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीका से पटना कलम का जो चित्रकारी जो है ना वो किस तरीका से बढ़ा, कैसे हुआ, हम लोग ये देख लिए। उसमें क्या क्या उपयोग किया जाता था, क्या क्या किन किन चीजों का उसमें मिश्रण किया जाता था, रंग कैसे तैयार किया जाता था, हम लोग ये देख ले। अब हम लोग देखते हैं कि पटना कलम का अंत कैसे होता है। देखिए पटना कलम ना एक स्थानीय कलम के रूप में बहुत बहुत ज्यादा फला फूला, बहुत अच्छा तरीका से फला फूला। लेकिन आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति होने के बाद ना, औद्योगिक क्रांति होने के बाद या भारत में तो नहीं लेकिन विदेश में आपका प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, उस समय उसको लिथो प्रेस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लिथो प्रेस। लिथो प्रेस ठीक है, तो लिथो प्रेस का उस समय आविष्कार होता है। ठीक है, और 1861 का जो समय था उस समय एक अंग्रेज व्यापारी था चार्ल्स डी आयली। चार्ल्स डी आयली। ठीक है, तो चार्ल्स डी आयली जो था ना वो एक व्यापारी भी था, प्लस कला प्रेमी भी था। वो कला प्रेमी था। और जब लिथो प्रेस का आविष्कार होता है तो वो ब्रिटेन से लेकर कहां पहुंच जाता है, इसको पटना 1861 में पटना लेकर आ जाता है। ठीक है, और यहीं से पटना कलम का दुर्भाग्य स्टार्ट हो जाता है। क्यों? कि जब लिथो प्रेस बन जाता है तो जैसे आज हम लोग फोटोकॉपी करते हैं, जेरॉक्स करते हैं कि एक ओरिजिनल पेपर होता है उससे लाखों तरीका से हम लोग उसका फोटोकॉपी जेरॉक्स करके बेच सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक यही था लिथो प्रेस। हालांकि इतना बड़े स्तर पे उसका प्रोडक्शन नहीं होता था लेकिन प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो जब लिथो प्रेस जब इंडिया में चार्ल्स डी आयली लेके आता है तो यहां का जो पटना कलम का जो चित्रकारी जो था, जो चित्र हुआ करते थे पटना कलम के, उनका वो कॉपी निकालना स्टार्ट किया। ठीक है, तो कॉपी करना स्टार्ट करता है। तो जब आप देखेंगे कि कोई बुक आप आज भी 500 का खरीदते हैं तो उसको फोटोकॉपी कितना में हमको 200 में मिल जाता है, यानी कि 50% में मिल जाता है ना। जस्ट यही कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा था कि लिथो प्रेस आने से पटना कलम को ओरिजिनल चित्र का वो चार्ल्स डी आयली उसको लिथो प्रेस से उसका कॉपी निकाल के और बेचना स्टार्ट कर देता है। और उसका डिमांड बहुत ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि कम समय में लोगों की आपूर्ति पूरी हो जा रही थी, यानी डिमांड सप्लाई के बीच का जो गैप था ना वो ये लिथो प्रेस आके उसको फुल कर देता है, उसको फिल किया। ठीक है, तो जब ये लिथो प्रेस आके उसको फिल कर देता है तब यहां से जो चित्रकार थे उन लोग का चित्र तो बनता ही नहीं है, उन लोग का चित्र का डिमांड ही नहीं होता है। मतलब जो अच्छे चित्रकार थे उन लोग से एक चित्र बना के 500 कॉपी निकाल के बेच दिया जाता था। और उस समय पटना कलम का जो चित्रकारी था उसका विदेशों में भी बहुत ज्यादा मांग था। तो जब विदेशों में बहुत ज्यादा मांग हुआ करता था तो जब लिथो प्रेस आया
तो इसी चित्र को वो वहां पे कम सस्ते दामों पे बेचना स्टार्ट किया। साथ ही साथ यहाँ से ओरिजिनल चित्र को ले जाकर ब्रिटेन में लिथो प्रेस में, या आप देखेंगे पुर्तगाल में, फ्रांस में, हर जगह पे, पूरा विदेश में उस तरीके से कॉपी करके बेचा जाने लगा। इस तरीके से क्या होता है कि पटना कलम का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। पटना चित्रकारी जो कम होने की वजह से, इस तरीके से पहला कारण ये रहा। ठीक है ना। उसी तरीके से देखें कि आपका पहला कारण तो ये रहा कि पटना चित्रकारी का पतन का सबसे बड़ा कारण ये लेकर आया। उसी तरीके से और भी तकनीकी विकास हो जाता है। उसी तरीके से और भी तकनीकी विकास होता है। जब आप देखेंगे तो उसी समय राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा, जिन पे एक मूवी भी है राजा रवि वर्मा के नाम से, केरला में उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, तो केरला में प्रसिद्ध होते हैं तो लोगों का जो अटेंशन था, जो विदेशियों का जो अटेंशन था, वो उस तरफ भी डाइवर्ट होता है। राजा रवि वर्मा बहुत तरीका से फेमस होते हैं उस समय। ठीक है, उसी समय आपका कैमरे का विकास हो जाता है। ठीक है, कैमरे का विकास होता है। ठीक है, तो कैमरे का जब विकास होता है तो लोग चित्रकारी को कम छोड़ के और कैमरा की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि उस समय जब कैमरे का विकास हुआ तो जब आप जैसे हैं एकदम उसी तरीके से टू कॉपी फोटो कॉपी आपके जैसा ही अगर आपको चित्र मिले तो फिर आप अपना चित्रकारी क्यों बनवाएंगे। तो उस समय यही होता था, राजा महाराजा अपना चित्र बनाते थे, शिकार करते हुए चित्र बनाया करते थे, इस तरीके से बनाया करते थे। लेकिन जब फोटो जो कैमरा का आविष्कार हो जाता है तो खुद से वो फोटो क्लिक करवाना स्टार्ट करते हैं, और जब फोटो क्लिक करना स्टार्ट करवा देंगे तो क्या चित्रकारी की तरफ से लोगों का अटेंशन और डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आगे जब देखेंगे आप कि जब कैमरा का विकास होता है उसी तरीके से व्यापार कम होने लगता है। ठीक है, व्यापार कम होने लगता है। जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आता है तो व्यापार कितना नीचे गिरता है। उसी तरीके से देखेंगे कि जब महामंदी आता है, 1929 का महामंदी आता है, तो फिर देखिए कितना क्राइसिस होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो कितना क्राइसिस होता है। उसी तरीके से जब देखेंगे उसी समय में मूवमेंट चलता है आपका, बंग भंग आंदोलन चलता है, यानी स्वदेशी मूवमेंट चलता है, असहयोग आंदोलन चलता है आपका। फिर देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, भारत छोड़ आंदोलन चलता है। अंग्रेजों को छुड़ाने का, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का अनेक तरीका से आंदोलन स्टार्ट होता है। किसान आंदोलन स्टार्ट होता है तो नील विद्रोह स्टार्ट होता है। उसी तरीका से गांधी जी का एंट्री होता है। तो लोगों का जो इंटेंशन जो था कि हम चित्रकारी कर रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं, लोग खरीदते थे, डिमांड एंड सप्लाई होता था, वो डिमांड एंड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगा और स्वतंत्रता संग्राम में लोग ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनने लगे। और जब भागीदार बनने लगे तो चित्रकार भी कम होते गए और खरीदने वाला भी कम होते गए। और इस तरीके से क्या होता है कि 1925 आते आते पटना कलम का जो चित्रकारी था वो धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से जब देखेंगे कि 1949 में जो पटना कलम का आखिरी चित्रकार माना जाता है ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा का निधन हो जाता है। अब यह बोला जाता है कि पटना कलम का यहीं से अंत होता है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा एक महान चित्रकार थे पटना कलम के, उनकी मृत्यु होते ही पटना कलम धराशायी हो जाता है। हालांकि कि छोटे मोटे कलाकार लगातार बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन लगातार देश आजाद होता है, विकास होता है, हर तरफ लोग चलना स्टार्ट करते हैं, रोजगार, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी हर जगह में इंगेज होते हैं
और धीरे धीरे पटना कलम आपका जो 1760 में जो स्टार्ट होता था वो 1950 आते आते वो एकदम से धाराशायी हो जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है। आप देखेंगे कि 2000 आते आते सन 2000 आते आते देखेंगे कि पटना कलम में इक्का दुक्का आपका चित्रकार मिलेंगे। अगर इसमें चित्रकारी का सोना बीबी का अगर महिलाओं का नाम लें तो आप देखेंगे कि सोना बीबी हो गई, सोना बीबी हो गई, दो बीबी हो गई। तो इस तरीका से महिला चित्रकार भी आप देखेंगे। तो इस तरीका से आप अपने क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं कि लास्ट में बस इसका कंक्लूजन आप इस तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पटना कलम के बारे में एक बार रफली डिस्कस कर लें। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि पटना कलम का विकास मुगल कला के बाद हुए राजनीतिक अस्थिरता के कारण से विकास होता है, ठीक है, जो कि मुर्शिदाबाद से स्टार्ट होकर आप इससे पहले आप ये बता सकते हैं कि जब दिल्ली से कलाकारों का संरक्षण समाप्त होता है तो वहां से पहली शाखा आप पहाड़ी कला की तरफ बढ़ती है, जहाँ कंगड़ा शैली, कश्मीरी शैली, कुल्लू शैली। तो इस तरीका से वहाँ पे विकास होता है, लेकिन वहाँ पे कला का विकसित रूप होने से वहाँ पे एक नई कला का विकास होना असंभव था। वहीं दूसरी शाखा जब चलती है तो राजस्थान का उदयपुर होते उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, वाराणसी होते हुए एक शाखा मुर्शिदाबाद पहुंचती है, जहाँ पे प्लासी युद्ध के बाद जो नया शासक बने मीर जाफर कला प्रेमी होने की वजह से उसे कला प्रेमी होने की वजह से उन लोगों को मुर्शिदाबाद के गंगा किनारे बालूचक स्थान पर उन लोगों का शरण देता है और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य व्यापारियों के होने की वजह से यहाँ पे एक कला का विकसित रूप विकास लेता है। परंतु कुछ समय बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन के राजगद्दी पे बैठने की वजह से वहाँ मीरन की कला प्रेमी के तरफ से निरंकुश होने की वजह से और यह संरक्षण नहीं मिलने की वजह से एक बार पुनः चित्रकारों का पलायन होता है और वो पटना पहुंचते हैं। और पटना सिटी के आप देखें मच्छरहट्टा, आप देखेंगे मच्छरहट्टा, आप लोधी कटरा, इन स्थानों पे साथ में आपका बेतिया हो गया, दरभंगा हो गया, आरा हो गया, दानापुर छावनी होने की वजह से एक जोन बनता है और उसी जोन में एक शैली विकसित होता है जिसे हम लोग पटना कलम का शैली कहते हैं। पटना कलम शैली में जो आप लोगों को विशेषताएं कुछ बताया कि वहाँ पे कपड़ा पे हाथी दांत का, कागज का, सिल्क का, आप कपड़ा का इस तरीका से उपयोग होता था। उस पर अनेक तरह के कलाकृतियां की जाती थी। अब देखेंगे रंगों का विकास कैसे होता है, तो चटक रंग गाय के मूत्र से बनाया जाता है। तो इस तरीका से जैसा कि अभी आप लोगों को बताया उस तरीका से नीला पत्थर, नीला रंग कैसे बना, काला रंग कैसे बना, तो इस तरीका से आप बनाएं। और सबसे पहले इसमें बनाने के लिए आप एक मैप ड्रॉ कर देंगे, इंडिया का मैप ड्रॉ करके उसमें दिल्ली से एक कला को आप दिखा दें पहाड़ी शैली की तरफ जाते हुए, दूसरा शैली राजस्थान होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए आप बंगाल ले जाकर बंगाल से फिर रिवर्स करके आप लोग उसे आप बिहार में पटना के दर्शा के और उस तरीका से बताएं आपको। तो इस तरीका से क्या होता है ना, एग्जामिनर का फर्स्ट अटेंशन उसी पे जाता है और जैसे अटेंशन जाएगा आपका नंबर अच्छा खासा बढ़ेगा, ठीक ना। तो इस तरीका से आप बताएं। इसके बाद बताएं कि पटना कलम का पतन कैसे हुआ। तो आप देखेंगे कि 1861 में लिथोप्रेस का आविष्कार, मतलब लिथोप्रेस भारत में चार्ल्स डी आइली के द्वारा लाया जाता है और पटना सिटी में बैठाया जाता है, वहाँ पे बैठाया जाता है। और इस तरीका से जो पटना कलम के जो चित्र हुआ करते थे उसका प्रतिलिपियां लगातार बेची जा रही थी। और इस तरीके से पटना कलम का पतन में एक कारण ये हो गया। दूसरी कारण आपका हो गया तकनीकी विकास हो जाता है। तीसरा कारण राजा रवि वर्मा की कलाकृतियां विकसित होने लगती है। दूसरी बात की कैमरे का विकास हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि व्यापार धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, महामंदी को आप रिलेट करते हुए आप ये भी दिखाएं कि उसी समय लगातार किसान आंदोलन होना स्टार्ट होते हैं। किसान आंदोलन होने की वजह से साथ साथ जब आप
बांग्लादेश उस समय पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल विभाजन हो जाता है। साथ में आप ये भी दिखाने की कोशिश करें कि बिहार को बंगाल से 1912 में अलग कर दिया जाता है। अब इस तरीक़े से जो स्वतंत्रता का जो मूवमेंट था, नेशनल मूवमेंट था, वो लगातार बढ़ रहा था। उसी समय स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीक़ा से होता है। पाकिस्तान का बंटवारा होता है, हिंदू मुस्लिम लगातार दंगे होते हैं, आपका फेमाइन आता है। तो इस तरीक़ा से सब कुछ बताते हुए लास्ट में एक कंक्लूजन के रूप में आप ड्रॉ कर सकते हैं कि पटना कलम एक अपने आप कह सकते हैं कि एक बचपन के दौर से एक अपने पैरों पे खड़ा होते हुए खुद से प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है, लेकिन कुछ लगातार बदलते दौर के तकनीकी विकास से और कुछ ये सब उसमें लिख के कुछ थोड़ा बहुत उससे आप देखें कि अंततः ईश्वरी प्रसाद वर्मा के निधन के साथ ही 1950 में जो पटना कलम था वो धराशायी हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप एक क्वेश्चन का अच्छा तरीक़ा से फ्रेम करके जब आप लिखेंगे तो आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स बैठेगा। तो इस तरीक़ा से ये वीडियो आप देखकर और मुझे कमेंट करके ये बताएं कि क्या ऐसा ही वीडियो आप लोगों को बनाया जा सके, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में हम लोग पटना कलम को कवर किए, इसी तरीक़े से मौर्य कला और पाल कला को भी इसमें कवर करेंगे और धीरे धीरे इस तरीक़े से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ इस फ्री लेक्चर सीरीज में हम लोग कवर करेंगे, ताकि उन नीडी स्टूडेंट्स को फायदा हो सके जो पैसे के अभाव में या अच्छे कोचिंग के अभाव में वो लोग अपना अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं। तो इस तरीक़ा से ये वीडियो का बस एक ही मकसद है कि लोग इसका कुछ भी कंटेंट वो अपने आंसर में ऐड ऑन करके एक अच्छा से अच्छा ऑफिसर बन सकें। चलिए फ्री लेक्चर सीरीज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।